देखेंगे आज प्राथमिक उपचार के किस किस केस में क्या क्या किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोहिद्दीन जी अपना मोबाइल म्यूट करें। मोहिद्दीन जी कल से आप बार बार अनम्यूट करें क्या सर? कुछ बोल रहे हैं आप मोहिद्दीन जी? गुड मॉर्निंग विजय विलेज। और लगभग 50% लोग ज्वाइन हुए। अपन आज का जो है वो गुड मॉर्निंग सर। पोस्ट या फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के गुड मॉर्निंग निशा, उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे और उसको समझेंगे। पेज नंबर 133 बेसिक हेल्थ केयर एंड योगा, इसका दूसरा एडिशन आज या कल में मिल जाएगा। तो जो बाकी डिसीजेस रह गई हैं तो उसके बारे में भी सर गुड मॉर्निंग डिस्कस करेंगे। और जो अभी अपने पास बुक, जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको मालूम होगा। गुड मॉर्निंग यादव जी। जो फर्स्ट एड बॉक्स रहता है तो वो छोटे स्तर पर और स्थानीय या लोकल यूज किया जाता है। आज गाड़ी खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, तो उसके साथ फर्स्ट एड के रूप में वो कॉटन बैंडेज, एक ऑइंटमेंट देते हैं। गुड मॉर्निंग चौहान। जी को कोई चोट लग गई है गाड़ी को हैंडल करते समय या निकालते समय या उसके ढक्कन खोलते समय हाथ में चोट लग जाती है या जल जाता है, तो उसमें जो है वो बर्नॉल एक बैंडेज, 2 इंच की जो बैंडेज रहती है वो रहती है और कॉटन रहता है। कुछ एक टैबलेट्स रहती हैं वो उसमें फर्स्ट एड में दी जाती है। तो वो छोटे स्तर पे कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदने पे मिलता है। एक अलग चीज है जो स्थानीय या 1 या 2 लोगों के लिए रहता है कि 1-2 लोग उससे जो है वो राहत महसूस कर सकते हैं। गाड़ी का ड्राइवर है या गाड़ी का मालिक है, ये उससे ट्रीटमेंट लेके कर सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग मजूमदार जी। परंतु यदि अपन को लार्ज स्केल पे काम करना है तब उसको अपन कहते हैं फर्स्ट एड पोस्ट, कि उसमें कितनी चीजें रहना चाहिए और क्या क्या चीजें रहना चाहिए। रीना गुड मॉर्निंग। उसमें सर पेज नंबर और पेज नंबर है 133। और जो हमारे मित्र इंग्लिश में चाहते हैं तो उनको बीच बीच में हम इंग्लिश में भी बता देते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स इन जनरली यूज्ड बाय 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर owners, and different type of first aid box are already present in every vehicles. Inside the box, the cotton bandage, 2 to 3 cotton bandage, cotton 50 gram approximately, and ointment, Povidone and Betadine and Bernol, and some tablet are used for painkillers and antibiotic are present in every new vehicles first aid box. But in large scale, sometimes we have treated the large scale of the pupil, the use by first aid post. तो उस first aid post को अपन समझेंगे कि वो किस तरह से अपन यूज कर सकते हैं।
आपदा की जो स्थिति है उसमें एक्सीडेंट भी है, बाढ़ भी है, अर्थक्वेक भी है। उसमें अलग अलग टाइप के फर्स्ट एड बॉक्स नहीं रहते, उसमें अलग एक ही बॉक्स रहता है जिसमें ये सभी चीजें प्रेजेंट रहती है। अपना कोशिश रहती है कि अपन जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल पीएचसी सीएचसी में शिफ्ट करें, और बाकी अपनी क्लिनिक पे जो मटेरियल है फर्स्ट एड का उसको अपन यूज करके राहत दे सकते हैं, परंतु क्वांटिटी वाइज उतने प्रेजेंट नहीं रहते। मान लो एट ए टाइम 12-15 लोगों को टिटनेस का इंजेक्शन लगना है तो कम से कम 10 की कैपेसिटी तो अपने पास रहती है, फिर बाकी के लिए अपन को इंतजाम करना पड़ता है। तो आपदा के समय कुछ स्थान इस प्रकार के होना चाहिए जो प्राथमिकता देने के लिए नियुक्त करके तैयार हो और जो प्राथमिक उपचार के लिए उपयुक्त हो। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए भी पेशेंट को लिटाकर बिठाकर अपन उसको ट्रीटमेंट देंगे। गोविंदा सिकदार जी, गुड मॉर्निंग। तो उसके लिए अपन को स्थान निश्चित करना पड़ता है कि कहाँ पर द प्लेस इज हाइजीन, मेंटेन द हाइजीनिक एज वेल एज इट इज नियरर टू द एक्सीडेंटल क्षेत्र, एक्सीडेंटल एरियाज एंड द अदर डिजास्टर एरियाज। कोई डिजास्टर है या कुछ है तो उसके क्या उसके पास रहना चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, पंचायत ऑफिस हो या अदर प्लेसेस। सैन मंसूरी, गुड मॉर्निंग। तो इस प्रकार से पहले अपन चयन करते हैं प्लेस का कि किस प्लेस पे इस तरह के लोगों को बिठा के वहां पर दरी बिछा के और उनको पलंग वगैरह लगा दे अगर कोई ऐसा हो तो। उसके बाद उसका फिर ट्रीटमेंट अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज चॉइस द प्लेस। तो वो प्लेस हो सकता है स्कूल, पंचायत ऑफिस, कम्युनिटी ऑफिस, जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स में और भी रहते हैं वो, और अगर वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है तो गाँव में पंचायत भवन रहता है, स्कूल रहते हैं, उनमें जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। उस दिन स्कूल की छुट्टी कर दी जाती ताकि वहाँ पर बच्चे इन सब चीजों से प्रभावित ना हो। आज का टॉपिक है फर्स्ट एड पोस्ट, पेज नंबर 133। इसके पहले अपन ने जो है वो आपदा का प्रबंधन देखे थे, मैनेजमेंट। आज अपन देख रहे हैं फर्स्ट एड पोस्ट, और उसमें अपन ने बताया कि चॉइस द प्लेस, नीट एंड क्लीन प्लेस नियर द एक्सीडेंटल और फ्लड या भूकंप वाला जो क्षेत्र है, अर्थक्वेक वाला, उसके पास ही ऐसे क्षेत्र होना चाहिए जहां पर कि अपन पब्लिक को या जो प्रभावित व्यक्ति हैं उनको लिटाकर बिठाकर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यह सीन वर्तमान सरकार, स्थानीय तंत्र, स्वैच्छिक संगठन या गैर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा दिए जाते हैं, और ये उनसे परमिशन लेके तुरंत स्टैंड ऑर्डर जो निकलते हैं, तुरंत ऑर्डर निकाल के और ले सकते हैं। उसके लिए कोई लंबी प्रोसीजर नहीं रहती और ऑर्डर बाद में निकलते रहते हैं, पहले तो अपन उसको शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। यह सूचकांक स्वास्थ्य समस्या या बीमारियों से संबंधित विश्वसनीय परिवर्तन होते हैं, और दिस टाइप ऑफ द इंडिकेशंस आर usually used by the disease and disaster affected person, जिनके बदलने से उस बीमारी में कम या ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा सकता है। और उसके बाद लाए गए व्यक्तियों की संख्या के आधार पर उसमें अपन देख सकते हैं कि और कितने व्यक्ति आ सकते हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट को सूचना देकर और दूसरे इंतजाम भी किए जाते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ द पेशेंट एंड एक इमेजिन द पेशेंट दैट कम्स फ्रॉम एनी पर्सन अदर, और उसको फिर अपन उसको बता सकते हैं कि और भी लोग आएंगे, इसलिए एक रूम का या एक जगह का और इंतजाम किया जाए। मुख्य समीक्षा के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि कार्यक्रम को आगे चलाना है या नहीं। यदि कार्यक्रम समुदाय को स्वीकार नहीं है या समुदाय तक नहीं पहुंच पा रहा है तो कार्यक्रम को पुनः तैयार करके
करना जरूरी होता है। यह प्रक्रिया कार्यक्रम से संबंधित जानकारियों पे आधार पर की जाती है, जिसे इंफॉर्मेशन सपोर्ट या इंफॉर्मेशन फीडबैक कहते हैं। यदि ये जानकारी अन्य लोगों के द्वारा या इसके व्यवसाय से संबंधित कार्यकर्ताओं के द्वारा एकत्र करी जाती है तो उसे ले रिपोर्टिंग कहते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन तंत्र रहता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको भेजकर जहां पर ये घटना हुई है वहां से पता करते हैं कि एक्चुअल इंजर्ड पर्सन एंड डेड पर्सन की संख्या बताए, ताकि उस हिसाब से यहाँ पर इंतजाम किया जा सके। इन जनरल जो गांव में स्कूल रहते हैं उसमें कम से कम 2 से 4 या 5 कमरे रहते हैं कम, और दालान रहता है। बाहर का जो एक्स्ट्रा एरिया रहता है वहां पर उसकी सुविधाएं की जाती है। इन जगहों को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वहां पर पानी का इंतजाम और लैट्रिन बाथरूम जाने के लिए टॉयलेट का इंतजाम रहता है। इसी कारण इन जगहों पर ही इस्तेमाल कर देना सुनिश्चित किया जाता है और एक्चुअल मरीजों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा का आधार प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा स्वयं के सुधार में निहित है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को स्वयं अपनी स्वास्थ्य समस्या का आभास होना चाहिए और उसे ठीक करने या रोकने के बारे में पता होना चाहिए। व्यक्ति स्वयं सक्षम हो ताकि वह अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य विकास कर सके। सेल्फ सफिशिएंसी, जहाँ पर ये घटना हुई है तो वहां पर अगर पर्सन अकेला है तो स्वयं को उसको समझना चाहिए कि वो कहाँ मदद ले सकता है, या परिवार के और भी सदस्य अगर प्रभावित हैं तो उनके बारे में भी वो अनुमान लगा सकता है कि वह इनमें से कितने लोगों को फर्स्ट एड पोस्ट की आवश्यकता है ताकि वो जा सके। दूसरा, घटना पे एक व्यक्ति, जहाँ पे बाढ़ की घटना है या एक्सीडेंट की है, अर्थक्वेक की है, वो जरूरी है कि एक रजिस्टर मेंटेन करे, क्योंकि कुछ लोग जो थोड़े बहुत इंजर्ड होते हैं तो वो अपने वाहन से या निजी वाहन से या पब्लिक वाहन से वहां से पलायन कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका रिकॉर्ड जरूर रखें। कोई अगर जा रहा है, छोटी मोटी चोट है तो उसको जाने दें, परंतु उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें। उसमें उसका नाम, उसकी उम्र, उसका सेक्स के मेल है कि फीमेल, कितने पर्सन जा रहे हैं, वो एड्रेस, सभी के एड्रेस की वो किस स्टेट या कहाँ पे बिलोंग करते हैं जो यहाँ से चले गए हैं, ताकि उसका रिकॉर्ड अपन गवर्नमेंट को बता सकते हैं कि इतने लोग थे। क्योंकि जैसा हमने पहले भी बताया कि जब गवर्नमेंट इन सब चीजों पे मुआवजा देती है तो ऐसे लोग भी खड़े हो जाते हैं जो उस घटना में नहीं थे। वो इसी रिकॉर्ड से पता लगेगा कि वो उस दिन वहां थे या नहीं और प्रभावित हुए थे या नहीं। कोशिश करते हैं कि एक कॉलम इंजरी तो उस कॉलम में रजिस्टर में लिख लेते हैं कि उंगली में चोट आई थी, उनको ज्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उसका रिकॉर्ड जरूरी रहता है। जो गंभीर मरीज है उनका भी रिकॉर्ड लिखते हैं, और जो एडमिटेड हो गए हैं आपके द्वारा बनाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन प्लेस पे, जो भी जगह है वहां पर अगर वहां आए हैं तो उनका रिकॉर्ड भी करना जरूरी है कि उसको कहाँ चोट लगी थी और उसको कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा को विश्व के लगभग सभी देशों ने अपनाया है। भारत ने भी इसी आधार पर अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई है। प्रत्येक देश ने अपनी स्वास्थ्य समस्या, अपने देश के विभिन्न स्रोत, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य को देखकर नीति को तैयार किया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, विकास संस्थान, नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ डेवलपमेंट बनाए जाते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो इंडिया में जो हेल्थ पॉलिसी बनी है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जिसको अपन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कहते हैं, वो इसी आधार पे बनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य की मदद पहुंचा सके, और जिनका स्वास्थ्य ठीक है उनको इस घटना का मुआवजा दे सके। कंपनसेशन, मुआवजा मीन्स द कंपनसेशन डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द केस, उस चीज की सीवियरिटी पे देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने जो मिथाइल आइसोसाइनाइड मिग गैस, जो भोपाल में गैस कांड हुआ था,
उसके बाद फिर लगातार उसमें सर्वे चलते रहे, कितने लोग प्रभावित हुए। अब यहाँ पर क्या था कि पूरे कॉलोनी की कॉलोनी जो है वो नष्ट हो गई। जो लोग बाहर से आए थे वो होटल में रुके हुए थे, उनका होटल का बिल होना चाहिए उनका उस तारीख का, और जो लोग निवास करते हैं उनका राशन कार्ड के आधार पर सदस्यों की संख्या का अनुमान लगाया गया कि किसी व्यक्ति का राशन कार्ड है तो उसमें मुखिया और उसके साथ कितने बच्चे, माँ बाप, पत्नी ये जुड़े हुए हैं। उसी आधार पे एक्चुअल जनसंख्या का अनुमान लगाया गया। अब सभी के पास आधार कार्ड होता है, वो आधार कार्ड के हिसाब से, और होटलों में भी देखे होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति रुकता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी ली जाती है। जब वेरिफिकेशन होता है कि फलाना व्यक्ति ने क्लेम किया है कि वो जिस तारीख को ये घटना हुई वो इसी शहर में फलानी होटल में रुका था, तब उस होटल से रिकॉर्ड मंगाया जाता है, इसका आधार कार्ड दीजिए और इस तारीख को रुका था तो रजिस्टर की फोटोकॉपी भिजवाइए। इसलिए रिकॉर्ड का या डाटा का इम्पोर्टेंस रहता है। इम्पोर्टेंस ऑफ द डाटा ऑफ पर्सन एंड अदर थिंग्स इज वेरी इम्पोर्टेंट। स्वास्थ्य विकास के लिए जरूरी है स्वास्थ्य संबंधित अन्वेषण कार्य, हेल्थ सिस्टम रिसर्च। यह कार्य स्वास्थ्य के सभी क्षेत्रों में किए जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग से विकास से संबंधित घटक मतलब फैक्टर, स्वास्थ्य समस्याएं, उन्हें रोकने या खत्म करने से संबंधित उपाय, स्वास्थ्य विकास के तरीके, स्वास्थ्य संबंधित घटक मतलब फैक्टर, स्वास्थ्य समस्याएं मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ द हेल्थ, उन्हें रोकने या खत्म करने से संबंधित उपाय, प्रिवेंशन एंड इरिडिगेशन, खत्म करना यानी इरिडिगेशन से संबंधित उपाय, यानी कि उसके लिए क्या वो नीति अपना रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के विकास के तरीके, द स्कीम ऑफ द हेल्थ प्रोग्रेस, आगे बढ़ने के उपाय, देन अदर थिंग्स। अन्वेषण कार्य पूरे स्वास्थ्य तंत्र के विकास से संबंधित है। इसका उद्देश्य है कि तंत्र सुचारू रूप से योजनाबद्ध तरीके से अग्रसर अन्वेषण कार्य दे सके। इसके लिए तकनीकी कार्य, अप्रोच, हेल्थ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है जो इस कार्य को आगे बढ़ाए। तकनीक जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से सुधर हो, समुदाय के जरूरत के हिसाब से हो, समुदाय को स्वीकार हो, समुदाय तक पहुंच सके और समुदाय यानी कम्युनिटी ये देश के द्वारा वहन किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार तकनीक ऐसी हो कि एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर भी किया जा सके। ये इस तरह की पॉलिसी बनाया जाता है कि कभी ऑफिशियल समस्या भी आ जाती है, ऑफिस में कोई नहीं पहुंच पाता क्योंकि बीच में ही उसको किसी प्रकार की महामारी की चपेट में आ गया है, या कोई एक्सीडेंट हुआ या बाढ़ पीड़ित था वो, और चुनाव कार्य में लगा था, चुनाव कार्य में कोई घटना हो जाती है उसके सामने, तो पहले मंगाते हैं डाटा कि भाई इसकी ड्यूटी इलेक्शन में लगी थी कि नहीं लगी थी। अभी कल हम पेपर में पढ़ रहे थे कि कुछ फेक तरीके से लोग बाग जो जिनकी ड्यूटी गवर्नमेंट सर्वेंट की लगी है उनसे उनका अकाउंट नंबर और पैन नंबर मांग रहे हैं कि आपकी ड्यूटी फलाने जिले में लगी है और आपको उसके ड्यूटी के पैसे पहुंचवाना है, तो आप कृपया करके अपना अकाउंट और पैन नंबर भेजिए। तो इस तरह की कोई भी गतिविधि में जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो शामिल ना हो, इसकी सूचना देना, क्योंकि वो फेक अकाउंट में फिर उनका अकाउंट नंबर, पैन नंबर पता लग जाता है, तो वो उससे पैसे डालने के बजाय निकाल लेते हैं। तो जो भी काम है वो सर आज का टॉपिक का नेम है, ये अमित सलोडिया पूछ रहे हैं। आज का टॉपिक का नाम है फर्स्ट एड पोस्ट और पेज नंबर है 133। तो ये लेट ज्वाइन करने वाले इस तरह से डिस्टर्ब करते हैं, तो जस्ट ए मिनट। उल्टी तो नहीं करी? आ रहे हैं तुम जब तक हम दरवाजे बंद कर देंगे। 3 दिन तक चला रहा, 3 दिन बाद में वापस एक बार तो बुखार रिपीट भी हो रहा है।
हाँ विश्वकर्मा जी कुछ पूछ रहे हैं क्या आप? आपको भी लिख दूँ दवा? हाँ 15 दिन पहले आई थी, गोली दवाई ली वापस। चलिए कोई बात नहीं। दवाई ले जब तक। और इस प्रकार की क्या नाम से आप? फोर्जरी या जो घटनाएं होती हैं उनसे भी बचा जा सकता है, इसकी भी जानकारी दी जा सकती है। उम्र क्या आपकी? दूसरी बात, जो वर्कर्स जाते हैं उनका सबके पास एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए, एक कार्ड रहना चाहिए जिससे वो बता सकें कि हमारा जो है वो हम हेल्थ वर्कर हैं। अभी जैसे कि पीजी कोर्स करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी से जो है मार्कशीट मिलेगी, एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद पास हो जाएंगे, पास होने के बाद आपको मार्कशीट मिलेगी। साथ ही साथ एक कार्ड भी अभी बनाने की योजना है, जिसमें कि अभी एक विज्ञान संगोष्ठी हुई थी परसों के दिन, तो हम वहां पर गए थे और हमने ये बात उठाए थे कि जो हेल्थ वर्कर हमारे से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम उनको जो है वो बाकायदा एग्जाम ले रहे हैं और मार्कशीट वगैरह देंगे। तो हमने बोले ठीक है आप मार्कशीट देंगे, परंतु कहीं वो कोई ऐसा काम करना चाहे जैसे कि अपन इनको डिजास्टर मैनेजमेंट का बता रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? तब ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया कि वो किसी एनजीओ या गैर सरकारी संगठन से जब जुड़ते हैं, अगर वो जुड़े हुए हैं तो ठीक है, वो वहां से कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो जो हमारे द्वारा दी गई मार्कशीट है उसको मिनिमाइज कराएं। मिनिमाइज करना यानी कि बहुत छोटा कराते हैं कार्ड के, और उसमें प्रमाण पत्र भी रहता है। इसमें मार्कशीट के अलावा एक प्रमाण पत्र रहता है जिसको अपन सर्टिफिकेट कहते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट। ठंड लगता है आपको? वो प्रमाण पत्र जो है वो उसका कॉपी देते हैं छोटी करके, और उस कॉपी को अपने साथ गले में लटका के रखते हैं, क्योंकि अपन उसमें इंडिकेशन कर सकते हैं कि भाई हम जो है हेल्थ वर्कर। इसमें कोई दो मत नहीं कि जहाँ पर अच्छे काम होते हैं वहाँ कुछ लोग गलत काम के लिए भी उतर आते हैं। अभी रिसेंट की घटना जिसमें अखबारों में हमने पढ़े, बिहार में कहीं पे सासाराम या अररिया, सासाराम के पास कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 या 3 ट्रेन टकरा गई। वहां पर जो ऐसा देखा गया, जैसा पेपर में पढ़े, हम तो वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, कि कुछ लोग जो है वो घायल मरीजों के सामान से या उनके जेब से पैसे निकाल के वो लूटपाट कर रहे थे। ऐसे कुछ युवकों को भी पकड़ा गया, तो उनको रेस्क्यू देने की बजाय जो है वो उनसे लूटपाट कर। एक घटना इंदौर जाते समय आष्टा के पास कहीं ट्रक से कार टकरा गई थी, तब भी इस तरह की घटनाएं हुई थी। उड़ीसा में हुआ था शायद से, हो सकता है उड़ीसा में हुआ हो। तो उड़ीसा में जो ट्रेन की घटना हुई थी तो उसमें कुछ लोग जो स्थानीय रहते हैं, अगर मान लो रात को घटना हुई और दिन में पता नहीं चलता, तो आए दिन ट्रेनों में लूटपाट की घटना होती रहती है। और एक्सीडेंट के केस में देखा जाता है कि जो लूटपाट करने वाले हैं वो घायल यात्रियों के जेब से पैसे, उनके सामान से कपड़े, मोबाइल, ये सब चुरा के भाग रहे थे। तो इसमें अपन यूं कहेंगे कि ह्यूमैनिटी नहीं है, उनके मन में इस प्रकार की मानवता नहीं है कि वो उसको पहले फर्स्ट एड बॉक्स दें, उसकी बजाय जो है वो इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व होते हैं। तो उस पैसे से वो कितने दिन काम चला सकते हैं। हाँ, बेसिक हेल्थ केयर हो या पीजी हो, सभी के जो है वो कार्ड बनते हैं। हेल्थ हमने बताया ना, उन्होंने यही कहा कि हमारे से मार्कशीट लेने के बाद वो उस मार्कशीट के वो एनजीओ या किसी हेल्थ संगठन या सरकारी हॉस्पिटल में भी जाके दिखा के और उनको ये एक वचन देते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि कोई भी घटना होगी या हेल्थ के समय आप हमारा यूज कर सकते हैं, हमें एक कार्ड दे सकते हैं। तब सीएमओ जो है वो उसमें कार्ड जारी कर सकता है कि ये हेल्थ वर्कर हैं और हमारे काम आएंगे। सभी पढ़ने वाले, चाहे हेल्थ केयर हो, इलेक्ट्रो वाले हो या पीजी करने वाले हो, ये सभी को वो दे सकते हैं कार्ड हॉस्पिटल से या एनजीओ से।
इस प्रक्रिया के लिए विभिन्न देशों की सरकार के द्वारा एक दूसरे को सहयोग देने की जरूरत रहती है और एक प्रकार के समझौतों की जरूरत रहती है, जिसके तहत स्वास्थ्य विकास से संबंधित तकनीकी जानकारी एक देश से दूसरे देश में स्वास्थ्य विकास के लिए स्थानांतरित किया जा सके। टेक्निकल कॉपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्रीज टू ईच अदर, यह तकनीकी समझौता आर्थिक आधार यानी इकोनॉमिकल बेस्ड पर भी हो सकता है, जिसे इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है। और जैसा कि अभी पेपरों में और न्यूज में देख रहे होंगे कि इजराइल और हमास के बीच में यह युद्ध चल रहा है, उसमें देखे होंगे कि पूरे शहर की शहर किस तरह से बमबारी से नष्ट हो रहे हैं। वहाँ के सैनिक वहाँ हमास की महिलाओं को उठा उठा के ले जा रहे हैं। इस प्रकार से इनह्यूमैनिटी या मानवता का परिचय नहीं होता। तो ये लूटपाट से संबंधित जो मानसिकता है वो नहीं होना चाहिए। खैर, हम अपने आप को जो है वो एक खुशनसीब समझते हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं, भारत में, जहाँ इस प्रकार की कोई घटना नहीं होती, किसी देश से इतनी भयंकर लड़ाई नहीं होती और आज भी हमारे अंदर मानवता जिंदा है। वो सिर्फ इसी कारण जिंदा है। हम मेहनत करके कमाना सीखे हैं सभी ने और हम मेहनत करके ही कमाएंगे और स्वास्थ्य में ही जो है अपना भविष्य ढूंढेंगे। और निश्चित तौर पे आपका ज्ञान में जैसे जैसे वृद्धि होगी, कुछ हमने बुक्स बीच में बताए हैं, चाहे वो होम्योपैथी की हो, एलोपैथी की हो, ये इन दवाओं का नॉलेज हो, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन बटेरिया मेडिका आती है, इनको आप अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद बुक्स में ही ज्ञान रहता है और पढ़ के और फिर मरीज को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाइए। आपकी जो ख्याति है वो मुंह दर मुंह जो है वो जाती है। एक पर्सन, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को बताता है कि वहाँ फलानी जगह जाने पर मुझे जो है वो बहुत तबीयत में आराम हुआ और इस तरह से जो आप वर्क कर सकते हैं। और यहाँ तक ये देश की बात रही टेक्नोलॉजिकल, तो जो अभी रिसेंटली टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है कंप्यूटर से और डिस्टेंस मेडिकल हेल्थ चेकअप होते हैं, उसमें कुछ वेब इंटरनेशनली रहते हैं या रजिस्टर्ड रहते हैं जो को उस पर सूचना देते हैं। ये चलते हैं क्या बोलते हैं अपन, ऑनलाइन वीडियोस चलते हैं जिससे वो अपने द्वारा ट्रीटमेंट देते हैं, उनके खातों में पैसे आ जाते हैं। और जैसा कि कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा कि विदेशों में जो है वो बहुत ही कॉस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट है, बहुत ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। कंसल्टेंट फीस अपने यहाँ अधिक से अधिक कंसल्टिंग फीस जो हमने देखे वो 3,000 रुपए तक की कंसल्टिंग फीस रहती है। जो कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अडवाणी जो यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल है श्याम अग्रवाल सर का, वहाँ पे आते हैं तो वो हफ्ते में एक बार आते हैं और 8 या 10 मरीज ही देखते हैं। उनकी कंसल्टिंग फीस है 3,000। इसके अलावा 2,000, 1,500, 1,000, 500, अधिक से अधिक हार्ट स्पेशलिस्ट 700 से 1,000 तक चार्ज करते हैं। परंतु विदेशों में ये जो कंसल्टिंग फीस है, इन फॉरेन कंट्रीज द कंसल्टिंग फीस ऑफ एवरी फिजिशियन आई थिंक अप टू द 25,000, 25,000 से 30,000 उनकी कंसल्टिंग फीस रहती है। और पूरा ट्रीटमेंट अगर एक बार अपन पहुंच गए कोई बीमारी को लेके, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन, कंसल्टिंग और प्रिस्क्रिप्शन ये मिला के 1 लाख के आसपास पड़ जाता है। 1 लाख फीस वहाँ की कॉस्ट पड़ती है। इट मीन्स द फॉरेन ट्रीटमेंट इज वेरी कॉस्टली। सो foreigners, some economical foreigners are depend upon the Indian treatment और वो फिर इंडिया में कंसल्टिंग करते हैं। अपन ने जैसे उनको बताया भाई हम वीडियो कॉलिंग से आपकी यहाँ से समस्याएं सुनेंगे, आपको वीडियो कॉल पे देखेंगे और हम यहाँ से दवाइयाँ पोस्ट द्वारा आपको भिजवाएंगे और इसका इतना चार्ज रहेगा। तो अपना चार्ज जो है वो कंसल्टिंग सहित मेडिसिन मिला के 5,000 से ऊपर नहीं जाता और वो उनको बहुत चीप पड़ता है, तो वो कंसल्ट करते हैं। इसके लिए रजिस्टर्ड होना पड़ता है, डिस्टेंस हेल्थ जो स्कीम रहती है उसके लिए रजिस्टर्ड होना पड़ता है। वो
रजिस्ट्रेशन करके अपन कमा सकते हैं। तो ये इस तरह की जो कॉपरेशन है एक देश से दूसरे देश के बीच में, ये होना जरूरी रहता है। इसके बाद देखते हैं इसी तारतम्य में पूरे विश्व के स्वास्थ्य विकास के लिए विश्व स्तर पर रणनीति तैयार होती है, जिसे हम ग्लोबल स्ट्रेटेजीज फॉर हेल्थ और फॉर ऑल नीति को WHO ने 1981 में अपनाया था। इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य एवं सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रभावी कार्यक्रम तैयार करके क्रियान्वित किया जा सके। WHO ने 1981 में इस प्रकार का कार्यक्रम ऑल कम्युनिटी के लिए हेल्थ प्रोग्राम फॉर्म दैट इट इज नॉट ओनली द प्रोग्राम, इट इज इम्प्लीमेंटेशन आर वेरी नेसेसरी। उन्होंने बोला इसको क्रियान्वित भी किया जा सके। क्रियान्वित करना यानी इम्प्लीमेंटेशन, उसको लागू करना, शुद्ध हिंदी में कहते हैं लागू करना। यह रणनीति प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा की धारणा के अनुसार ही है, जिसका अर्थ है स्वास्थ्य विकास प्रत्येक व्यक्ति के स्तर से घर परिवार समुदाय आदि तक पहुंचे और इसे विश्वव्यापी चलाने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद ली जा सके। ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो गाइडिंग प्रिंसिपल बनाता है कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति का ना तो शोषण हो सके डॉक्टर का और ना मरीज का। तो वो एक नीति बनाता है कि कम से कम इतनी कंसल्टेंसी होना चाहिए, जैसे 1000 आपकी कंसल्टेंसी और 4000 की मेडिसिन, तो 5000 आपने लिए और उन्हें जो अधिक से अधिक तैयार किए वो 10,000। उससे एक बार की बात करने में या दवाइयों में आपको 10,000 रुपीज और कम से कम 3 बार वो आपसे कंसल्ट कर सकता है 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर, जिसमें वो बता सकता है कि उसको कितना सुधार हुआ, ताकि अपन दी गई भेजी गई दवाइयों से बता सकते हैं कि कौन सी दवाइयाँ जो है वो बंद कर दी जा सके या होल्ड की जा सके, और दूसरी अगर मेडिसिन आप उसको उसी तारतम्य में भेजना चाहते हैं तो विदाउट एनी चार्ज उसको भेज सकते हैं। ये जो नीति बनाना या प्रिंसिपल्स बनाना ये WHO ने तैयार किया। साथ ही साथ जिले स्वास्थ्य विकास कार्य का सामान्य कार्य। ये WHO बोलिए कहाँ पे? ये WHO कहाँ पर है? ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यालय जिनेवा में है। जिनेवा जो फॉरेन है अमेरिका के अंतर्गत आता है, तो ये जिनेवा में इसका मुख्य कार्यकाल का ऑफिस है और वहीं से वो सभी चीजों की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट का काम भी उन्हीं के थ्रू रहता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सातवां सामान्य कार्यक्रम WHO के द्वारा 1984-89 में शुरू हुआ। 1984 और 1989 यानी 89 या 89 में शुरू हुआ था, जिसका लक्ष्य उन सभी देशों में सुदृढ़ स्वास्थ्य विकास कर सके। और WHO ने माध्यमिक स्तर यानी मीडियम टर्म प्रोग्राम के कार्यक्रम भी शुरू किए। उसके लिए उन्होंने 3 कैटेगरी को बांटा था। एक सामान्य कैटेगरी जो सामान्य हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए जिनको सर्जरी की आवश्यकता है या कुछ है तो वो पैसे भी देते हैं। अगर आप उसके रेगुलर मेंबर बनना चाहें तो उसका चार्ज हालांकि बहुत ज्यादा रहता है और वो पर्सन के ऊपर नहीं रहता, वो देश के ऊपर रहता है, यानी कि कंट्री उसका एक्सपेंस करती है। और तीसरा स्तर उनने बहुत हाई ग्रेड बीमारियां जिसमें लीवर ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, इस प्रकार के जिसमें 8 से 10 लाख रुपए का एक्सपेंस आ जाता है, 20 लाख रुपए का एक्सपेंस आ जाता है, उसके लिए तैयार किए 3 कैटेगरी। तो उसके लिए जो भारत के वायुदूत रहते हैं जो यहाँ से जाते हैं वहां पर भी प्रेजेंट रहते हैं, दूत कहलाते हैं वो, राजदूत, और वो इन सब चीजों को मैनेज करके और पेशेंट को लाभ पहुंचाते हैं। क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन फेज। अब इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज में देखते हैं अपन किस प्रकार से आपदा के समय पहले और सबसे स्थायी भय या घबराहट को दूर करना। जो अचानक ऐसी घटना हो जाती है तो सबसे पहले ये रहता है कि उसके जो भय है,
जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में गोविंद सिकदार जी ने जल्दी से नेट पे देख के और बताए हैं कि ये स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा। ठीक है ना, पर फॉरेन देश है। आपदा के समय पहले सबसे स्थायी भय या घबराहट को दूर करना, इसके उपरांत भी आपदा प्रबंधन यदि समय रहते किया जाए तो राहत या बचाव कार्य सही तरीके से हो सकता है। कुछ आपदाओं में भय लगना तर्कसंगत होता है, जैसे भूकंप, तूफान, बाढ़, और अधिकतर केवल भय के कारण दुर्घटना या मृत्यु का कारण बनते हैं। तो जो उनको एंजाइटी होती है या किसी प्रकार का अनईजीनेस लगता है और उसी दौरान उनको हार्ट अटैक आ जाता है, तो सबसे पहले उनको ये राहत देते हैं कि भाई आप पहले उस घटना के बारे में सोचे समझे, और ये घटनाएं आपके जीवन में पहली बार हुई है। जैसे कि अभी कोरोना काल में देखे अपन कि 100 साल में ये घटना हुई है, तो जाहिर है कि जो 50-60 के दशक में पैदा हुए थे उनके लिए घबराहट का कारण था, परंतु उसको समझें और उससे बचने के उपाय करें। गवर्नमेंट अगर बोल रही है कि घर से बाहर ना निकले तो ना निकले। ऐसे डंडे खाने के लिए फिर कुछ लोगों को डंडे भी पड़े कि जब मना कर दिया गया तो ना निकले। वो इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत ही आता है कि उस इम्प्लीमेंटेशन को अगर कुछ बताया जा रहा है तो फिर उसको रोकना चाहिए। जैसे कुछ सालों पहले कुतुब मीनार में बिजली चली जाने की अफवाह से कई बच्चे कुचलकर और दम घुटकर मर गए थे। समानतः भूकंप या भूस्खलन या बाढ़ राहत कार्यों में भी इस प्रकार का घटनाएं हो जाती हैं। कुछ समय पहले, मतलब आज से कम 20-30 साल पहले कुतुब मीनार, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वहाँ पे ऊपर तक जाया जाता था। लास्ट वाली जो मंजिल है वहाँ खिड़की है, तो खिड़की से देखा जाता था कि हम कितनी ऊपर आ गए। 5-7 रुपए 10 रुपए और वहाँ जाते थे। तो वो चढ़ने की जो सीढ़ी थी वो बहुत सकरी थी, उसमें एट ए टाइम 2 व्यक्ति ऐसे चपटे होके निकल पाते थे, उसमें सीधा खड़े होके नहीं जा पाते थे। पर बीच में कुछ ऐसी अफवाहें हो गई कि अचानक बिजली गुल हो गई। दूसरी बात, वहाँ ऊपर पहुँचने के बाद बादल जो है वो आते जाते दिखते हैं, तो उससे हम एक ही बार जा पाए 84 में। सन 84 में एशियाड गेम हुए थे अपने भारत में, और उसी समय हम जब गए थे तो कुछ साइकिलिंग और दूसरे गेम्स देखे हमने, जिम्नास्टिक, और उसके बाद कुतुब मीनार भी गए थे हम घूमने। दिल्ली हम लगभग 43 के करीब जा चुके हैं, 42-43 बार जा चुके हैं। कॉलेज को हर साल हमें टूर पे ले जाना पड़ता है फार्मेसी, तो या 3 का 2 नाइट और 3 दिन रुकना रहता है। तो जब गए थे तब ऊपर भी गए थे, तो उसमें 84 में ऐसे बादल जब आसपास से जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुतुब मीनार अब गिरने वाला। तो वो एक घबराहट या एंजाइटी के कारण आदमी नीचे जल्दी जल्दी उतरने लगता है, और जो आने वाले लोग हैं उनसे टकरा जाता है और वो जलने की घटनाएं या गिरने की घटनाएं हो जाती हैं। क्या बोल रही हो सुहानी लोग? डब्बा किधर? और इसमें आगे यही बताया कि अगर इसी प्रकार की भूकंप या भूस्खलन बाढ़ में लोग इमारत में दबे रह सकते हैं, तो उनको इमारत का मलबा निकाल के उनको जो है वो रेस्क्यू पहुंचाना। जमीन के अंदर कई लोग भूकंप में फंस जाते हैं, उनको निकाल के रेस्क्यू पहुंचाना। और बाढ़ में जो लोग पानी में फंस जाते हैं तो उसमें एक मानव श्रृंखला बना के या रस्सी से उनको खींच के बाहर निकाला जाता है। राहत कार्य जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, जिसके लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी प्रमुख होती है। इसके अलावा स्थानीय स्वास्थ्य संगठन NGOs भी आगे आते हैं। बचाव कार्य की प्रमुखता घायल मरीजों को राहत पहुंचाने के साथ साथ उनको तत्काल हॉस्पिटल में शिफ्ट करना जरूरी रहता है। जिन लोगों की ड्रेसिंग हो गई है, जिन लोगों को अपना आराम से लेटे हैं, कुछ खिला पिला दिए, उसके बाद एम्बुलेंस बुला के उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने की तैयारी इसलिए करना चाहिए ताकि अपने पास स्पेस बनते जाए। तो जो जगह बनती जाएगी तो दूसरे लोग आके वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट अपन को किया जाना चाहिए। घायल मरीज के श्वसन मार्ग ठीक करने का ध्यान रखना चाहिए। मरीज के मुंह और गले को साफ करना चाहिए। यदि नकली दांत लगाया तो उसको निकालना चाहिए। अगर बेल्ट बांधा है तो बेल्ट को ढीला कर देना चाहिए, नहीं तो उसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों
की आती है जो लोग जीन्स पहनते हैं। तो जीन्स पहनते समय भी परेशानी आती है और निकालते समय भी परेशानी आती है, क्योंकि जीन्स जो है वो बहुत ज्यादा टाइट कपड़ा है। तो उसके बेल्ट और जीन्स को निकालें, गले में अगर उसने कुछ पहना है और अगर वो कसा हुआ है, कुछ लोग बिल्कुल टाइट ताबीज या चैन पहनते हैं तो उनको निकाल दें और उन्हीं की जेब में रख दी जाती है। अत्यधिक जरूरत वाले मरीज, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसे मरीज जिन्हें अस्पताल भेजना अति आवश्यक होता है, और जो अगर मान लो नहीं पहुंचे, ऑक्सीजन नहीं लगी, तो वो मर भी सकते हैं। ऐसे मरीजों की तुरंत ध्यान देना चाहिए। तीव्र हृदय और श्वसन आघात वाले मरीज, जिनका हार्ट बहुत तेज चल रहा है, पल्स रेट नाप लेते हैं 120-130 चल रही है पल्स रेट, या श्वसन में जो है अपन जानते हैं कि नॉर्मल श्वसन रेट होता है 17 बार सांस लेता है आदमी, 17-18 बार 1 मिनट में, और अगर अपन ने काउंट किए और उसमें ऐसा लग रहा है कि 8-10 बार ही सांस ले रहा है 50%, तो 50% में उसका पल्स ऑक्सीमीटर से नापने पे सैचुरेशन गिरता हुआ प्रतीत होता है, उसको तुरंत पहुंचाते हैं हॉस्पिटल में। अत्यधिक रक्तस्राव, अपन ने जो ट्रीटमेंट दे चुके, टांके लगा चुके, उसके बाद भी उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, ऐसे मरीज को भी हॉस्पिटल तुरंत भेजा जाता है। झिल्ली कटना, फटना या लीवर को नुकसान होना, किसी को यहाँ उसमें चेहरे पे मार लग जाती है, चोट लग जाती है, फेशियल इंजुरीज, पेशेंट कट एंड अदर थिंग्स, और म्यूकस मेम्ब्रेन वेजाइना में किसी प्रकार की प्रॉब्लम, जेनाइटल ऑर्गन अगर उसके कट फट गए तो उनको भी जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाता है। छाती में पसलियों का टूटना, अर्थक्वेक में क्या होता है, अगर ऐसा लेटा है व्यक्ति तो उसकी छाती पे बिल्डिंग मटेरियल गिर जाता है थोरैक्स पे, और पसली टूट जाती है, जिसके कारण उसको सांस लेने में दर्द होता है। ऐसे मरीज को भी जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाता है। गले की कोशिकाओं का टूटना, जो ट्रेकिया है उसका टूट जाना, अत्यधिक जले हुए लगभग 70% तक बर्न वाले मरीज, या सकल फ्रैक्चर यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर का जो रहता है, कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं उसको, मल्टीपल फ्रैक्चर, हाथ में भी, पैर में भी, पसली में भी बहुत सारे फ्रैक्चर हो गए, तो उस मरीज को भी जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। कम जरूरत वाले मरीज ऐसे भी अपन आइडेंटिफाई करते हैं, जिनको आवश्यकता नहीं है तो उनको पट्टी अट्टी करके और घर भेज दिया जाता है, या उनको लिटाने के बजाय बिठाने की व्यवस्था कर दी जाती है, दरी बिछा के। जैसे किसी की ऐसे मरीज जिन्हें अस्पताल भेजने का कार्य कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, वो देखते हैं अपन। अगर वाहिनियों की चोट, छोटी मोटी हाथ में कहीं चोट लग गई है, उसको हड्डी का फ्रैक्चर जो थोड़ा बहुत, अगर मान लो छोटा मोटा फ्रैक्चर है, बाकी कहीं चोट नहीं लगी, तो उसको भी रोक सकते हैं। आंखों की चोट में अगर मान लो उसको पट्टी कर दी है और उसको दर्द कम है, तो उसको भी रोक सकते हैं। कम जला मरीज, जो 10% 20% जला मरीज है, या बेहोश मरीज को तो पहुंचा देना चाहिए हॉस्पिटल, क्योंकि वो बेहोश के बाद कोमा में अथवा मर भी सकता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि पहले आइडेंटिफाई करते हैं मरीज को कि कौन से मरीज की स्थिति सीवियर है और कौन से मरीज की स्थिति सामान्य है, और उसको अपन फिर आइडेंटिफाई करके और उसको पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने जो है वो फर्स्ट एड पोस्ट के बारे में पढ़े कि पहले कैसे प्राथमिकता दी जाती है और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही। अब इंडिकेशन हो रहा है क्लास का, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, फिर अपन बंद कर देंगे। उसमें पैसे ही रखे हैं, बता देना। सकल फ्रैक्चर बताएंगे क्या थोड़ा? सकल फ्रैक्चर, हाँ बोलिए चौधरी सर। सकल फ्रैक्चर मरीज के बारे में बताएंगे क्या थोड़ा? सकल फ्रैक्चर, हाँ कंपाउंड फ्रैक्चर। हाँ, कंपाउंड फ्रैक्चर में जो है वो ऐसा फ्रैक्चर होता है, जैसे मान लो यहाँ से ये बांह टूट गई है और उसकी जो है वो हड्डियां बाहर आ गई हैं, साथ ही साथ पैर की कोई हड्डी टूट गई है और उसकी जो हड्डी है वो बाहर आ गई है, तो ऐसे फ्रैक्चर कहलाते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। तो जिसमें कि बोन तक बाहर दिखाई देती है, ब्लीडिंग होती है, तब ऐसे में मरीज को तत्काल वहां पर पहुंचा देना चाहिए हॉस्पिटल। वो कहलाता है कंपाउंड फ्रैक्चर। हाँ, सैल मंसूरी कुछ पूछ रही हैं, बोलिए।
सर जो एनजीओ और एनवीओ में क्या डिफरेंस है, इसका थोड़ा नियम रूल्स क्या है? एनजीओ और एनवीओ? यस सर। एनजीओ भर का मालूम है हमारे को, एनवीओ तो नहीं मालूम। एनजीओ का मतलब होता है नॉन ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन। एनजीओ का मतलब नॉन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म तो पता है बट इसका मीनिंग नहीं पता मुझे। मतलब ये होता है कि यदि मान लो आपको सरकार से कोई सुविधा चाहिए तो जो उसके वॉलेंटियर रहते हैं वो आपको स्वयं ही बनाने पड़ेंगे। जो युवक हैं या हेल्थ से जुड़े लोग हैं आसपास आपके, तो वो ही बनाएंगे। किसी सरकारी कर्मचारी की सुविधा आप नहीं ले सकते, वो कहलाता नॉन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सर। एक्चुअली सर मतलब डॉक्टर का परामर्श लेने पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य में कितने दिनों तक उसे सलाह देनी चाहिए कि मतलब कोई कामकाज ना कर सके? अब वो डिपेंड करता है उसकी बीमारी के ऊपर कि कोई बीमार व्यक्ति कितना दिन तक में ठीक होता है, जिसको अपन कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे मलेरिया वाला मरीज है तो वो 1 हफ्ते या 10 दिन तक जो है उसको प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है तो उसको अपन 10 दिन का रेस्ट देंगे। अगर हार्ट पेशेंट है तो उसको 1 महीने का रेस्ट देंगे। तो इट इज डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड डिसीज डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। जी थैंक यू सो मच सर। हेलो सर। तो हाँ हेलो सर, आप जैसे बताएं कि एग्जाम के बाद जो मार्कशीट मिलेगी और प्रमाण पत्र मिलेगा, तो सर उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, वो कहाँ से होगा सर? वो अटल बिहारी वाजपेयी से ही होता है रजिस्ट्रेशन, वहीं होगा आपका। अभी जब तक कि हेल्थ काउंसिल नहीं बनती तो वो रजिस्ट्रेशन हाँ वहीं होगा, अटल बिहारी। सर क्या हम लोगों को आएगी फास्टर पेज में? हाँ सर इसका नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर अटल बिहारी यूनिवर्सिटी से सर नंबर मिलेगा क्या? हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर वहीं होगा ना, क्योंकि हेल्थ की अभी पीजी इलेक्ट्रो और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कोई काउंसिल नहीं बनी है। वो काउंसिल नहीं बनने के कारण अटल बिहारी रजिस्ट्रेशन देगा, और जब काउंसिल बन जाएगी तो वो वहां शिफ्ट हो जाएंगे वो नंबर रजिस्टर। अभी दिए क्या सर नंबर? अभी नंबर दिए लोगों को? हाँ एग्जाम के बाद, अभी तो एग्जाम कंप्लीट हुए, मार्कशीट आई। हाँ बाकी जो सीनियर स्टूडेंट है उनसे पता कर सकते हैं कि उनने लिए कि नहीं लिए, है ना। अभी एक ही बैच तो निकला है। कोई एनजीओ बना है क्या ये सब लोगों का जो पास हो गए, पास आउट? नहीं बना तो नहीं है, मगर उसकी भी तैयारी चल रही है। जल्द ही आपको जो है वो उसके बारे में पता लगे। जैसे कुछ लोगों का भी मार्कशीट रुका हुआ है सर, अभी पिछले सत्र वालों का, तो प्रिंट नहीं हो पाई ना अभी मार्कशीट, बहुत क्वांटिटी ज्यादा थी। और ये मार्कशीट प्रिंट होने आप लोगों को मालूम होगा नागपुर जाती है या अहमदाबाद। यहाँ पे अपने यहाँ गोपनीयता के कारण मध्य प्रदेश में नहीं करवाते। तो सर अभी ऑनलाइन भी शो नहीं कर रहा है। श्यामल कांत शर्मा जी, हाँ अभी नहीं मिल पाएगी। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों का जैसे एक क्लास चल रहा है तो कहीं लाइव ट्रेनिंग भी होगा सर किसी हॉस्पिटल से या कहीं पे? वो आपको सेंटर वाले बता पाएंगे। अगर आप ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो अवश्य ट्रेनिंग होगी। कुछ लोग क्लिनिक छोड़ के नहीं आना चाहते, इसी कारण फिर उनको वहीं लोकल ट्रेनिंग उपलब्ध कराती है। नहीं तो वो हॉस्पिटल से उनके कांटेक्ट रहते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वो वहाँ भिजवा देते हैं। 3 मंथ का अपने 3 महीने का। यस हाँ देंगे। हाँ प्रोग्राम में है 3 मंथ ट्रेनिंग। हाँ 3 मंथ